30 मार्च को ये नया साल शुरू हो रहा है और नया साल जब आता है तो वो ढेर सारी उम्मीदें, संभावनाएं और बहुत सारे सवाल लेकर आता है। सवाल ये कि पिछले साल की परेशानियां क्या अगले साल में खत्म होने वाली हैं? क्योंकि देश जिधर को जाएगा, जाहिर सी बात है हम भी उधर को ही जाएंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ी। इस दिन वार क्या है? इस दिन रविवार है, संडे है। तो हम कहते हैं कि अब ये डिफाइन करेगा कि इस साल का राजा कौन होगा। तो इस साल का राजा सूर्य है। जब दोनों ही सूर्य होते हैं तब ये कहा जाता है कि गौवंश और तपस्वी, इन दोनों को ही परेशानी होती है। दूध की मात्रा में कमी होती है। आप देखिए, मार्च 2025 से जून 2027 भारत की इकोनॉमी बढ़ने ही वाली है। भारत टेलीकम्युनिकेशंस में आगे जाएगा, स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत आगे जाएगा। एंड बाय 2030, जबकि हम कह रहे हैं कि उस समय वॉर की स्थिति आएगी, इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड टर्म कंप्लीट करना मोदी जी का मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो क्या आपकी जो गणना है, या अगर आपने मोदी जी की कुंडली देखी है, तो वो भी क्या इस ओर इशारा कर रही है? जो 2026 का साल जब अंत हो रहा होगा, वहां से ये डिफाइनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा कि पीएम मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लियर है। तो ऐसा भी कुछ है आगे? क्या पड़ोसियों से तो दिक्कत नहीं होने वाली हमें? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस इंडिया में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब ज्यादा दिन यूनुस मोहम्मद वहां नहीं है, ये उनके शपथ ग्रहण करने के चार्ट से बताया जा सकता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि ज्यादा दिन यूनुस मोहम्मद बांग्लादेश को हेड नहीं करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं एक और पॉडकास्ट चिंतामणि एसकेटी का। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 30 मार्च को ये नया साल शुरू हो रहा है और नया साल जब आता है तो वो ढेर सारी उम्मीदें, संभावनाएं और बहुत सारे सवाल लेकर आता है। सवाल ये कि पिछले साल की परेशानियां क्या अगले साल में खत्म होने वाली हैं? देश और दुनिया में, खासकर अगर मैं अपने देश की, भारत की अगर मैं बात करूं, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी? कैसा रहेगा अगला साल? क्योंकि देश जिधर को जाएगा, जाहिर सी बात है हम भी उधर को ही जाएंगे। तो इन्हीं सारे सवालों और वो जो आशंकाएं, संभावनाएं हैं, उन्हीं सबको तलाशने के लिए नया साल क्या इंगित कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, ये समझने के लिए मेरे साथ आज चिंतामणि एसकेटी में मशहूर एस्ट्रोलॉजर मनीषा आहूजा जी मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो नए साल की जब हम बात कर रहे हैं, और वो लोग जिन्हें हिंदी नववर्ष के बारे में बहुत नहीं पता है, जब हम सुनते हैं मैम कि न्यू ईयर आने वाला है, तो हमें पता होता है कि 31 दिसंबर को रात में 12 बजे अगला साल लग जाएगा, इस समय पटाखे फोड़ने हैं। हिंदी नववर्ष में ऐसा नहीं होता है जी। वो अलग अलग समय पर नया साल आ जाता है। तो ये कैसे होता है, इसे कैसे समझें? देखिए, जो हिंदू नववर्ष है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र मास का जो नवरात्रा है, प्रथम नवरात्रा, ये वहाँ से ये नववर्ष को देखा जाता है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में हम इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से देखते हैं, मगर अगर आप गुजरात जाएंगे तो अमावस, दीपावली की अमावस का जो चार्ट है, अमावस का चार्ट यानी कि अमावस की कंजंक्शन का चार्ट, जब सूर्य चंद्रमा 1 डिग्री पे आते हैं तो उस चार्ट को भी हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के लिए देखते हैं, और कई बार वो सिर्फ दीपावली से दीपावली ही देखा जाता है। मगर जो ज़्यादा प्रचलित है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब हम देखते हैं तो इसमें भी हम प्रतिपदा से पहले जो अमावस है उसमें जब सूर्य और चंद्रमा कंजंक्शन पे आते हैं, ये जानिए कि अमावस पे सूर्य और चंद्रमा कंजंक्शन पे यानी कि युति में आते हैं, और जब पूर्णिमा होती है तो 180 डिग्री के डिफरेंस पे आते हैं सूर्य और चंद्रमा। अब जब चैत्र मास की ये अमावस आती है, माने जिसके अगले ही दिन ये पहला नवरात्र शुरू होता है, चैत्र प्रतिपदा से पहले की जो अमावस है वो मीन राशि की अमावस है, और इस चार्ट को अगर हम देखें तो ये 29 मार्च 2025 का चार्ट है, 4:27 ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट है, और ये 14 डिग्री 47 मिनट्स का कंजंक्शन है सूर्य और चंद्रमा का, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है, और ये मीन राशि में ये बन रहा है। अब ये सब देखने के बाद हम देखते हैं लग्न क्या उठा।
अब जिस समय ये कंजंक्शन एग्जैक्ट डिग्री और सेकंड्स पे आ रही है, उस समय क्या लग्न उठता है ये देखना ज़रूरी है। तो उस समय सिंह लग्न उठ रहा है। अब सिंह लग्न अगर उठता है तो ये कंजंक्शन या ये युति जो है ये अष्टम भाव में मीन में आ रही है, क्योंकि सिंह लग्न से सप्तम में कुंभ और अष्टम में मीन राशि पड़ती है। और मीन राशि में ये ग्रह गोचर चल रहा है और ये अमावस यहाँ आ रही है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये चार्ट जो बनता है इसे पूरे साल देखा जाएगा, यानी कि ये पूरे साल में क्या हो रहा है उसे इंगित करता है। अब ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 से हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2026 तक जाएंगे। तो ये एक पूरा जो हम ये जो हॉरोस्कोप बना या ये जो चार्ट बना, इससे हम पूरे साल की घटनाएं, कुछ जेनरिक घटनाएं देख सकते हैं। और इसमें क्लैंस को भी देखा जाता है। जैसे हम कहेंगे कि नट, अब फिल्म स्टार्स को तो नट ही बोला जाएगा, उसको उसी तरीके से देखा जाता है। इसमें अलग अलग क्लैंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है। इससे आप कहें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो चार्ट बन रहा है उससे आप व्यक्ति विशेष को जानें, और आप ये कहें अब मेष राशि वालों के लिए ऐसा होगा, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वह हॉरोस्कोप नहीं है जिससे हम व्यक्ति विशेष को जानें या जो विभिन्न 12 राशियों के जातक हैं उनकी भविष्यवाणी करें। ये देश के लिए है, क्योंकि ये मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है जिसमें राष्ट्र को देखा जाता है। ग्रहण भी जो हैं वो इसमें इस मेदिनी ज्योतिष के इसके अंतर्गत हम राष्ट्र को समझते हैं, इससे उस राष्ट्र का कैसा रहेगा। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट आप कहें हम यूएस के लिए बनाएं, चाहे वहाँ नवरात्र हो रहा है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं, मगर ये जो अमावस है इसके लिए आप यूएस का सीएसपी बना सकते हैं, इंग्लैंड का बना सकते हैं, अनेक कंट्रीज़ का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट बना के आप उन राष्ट्रों के लिए ये साल कैसा रहेगा आप ये पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और यही हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो मेरे ज्योतिष गुरु राव सर के साथ हमने बहुत साल इस पे काम किया है। और यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब जैसे हम कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये चार्ट बन गया, अब किस राशि में बना, क्या लग्न उदय हो रहा है, इसको देखना। फिर इसके साथ उस कंट्री का जो चार्ट है, यानी कि अगर मैंने ये चार्ट देखा सीएसपी, फिर मैं भारत का चार्ट देखूं इसके साथ कि कौन सा लग्न उठ रहा है, वो भारत की कुंडली में कौन सी राशि का था जो उठ रहा है। अब भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न का ये सीएसपी है, तो चौथे भाव की राशि उठ रही है, ये देखना पड़ेगा। इससे एक ये एनालिसिस है। अब यहाँ सिर्फ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट नहीं देखते, यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सिंह लग्न के इस चार्ट के साथ साथ हम नवांश भी देखते हैं, जो कि कन्या नवांश उठ रहा है और जिसमें 2 मैलेफिक्स मंगल और शनि दशम भाव में आकर बैठ गए हैं। अब ये भी केंद्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं अपने इफेक्ट से। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें देखे जाते हैं जो ये बताते हैं कि साल कैसा रहेगा। अब प्रतिपदा के दिन, अब अमावस का चार्ट तो 29 मार्च का बन गया। अब प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को पड़ी। इस दिन वार क्या है? इस दिन रविवार है, संडे है। तो हम कहते हैं कि अब ये डिफाइन करेगा कि इस साल का राजा कौन होगा। तो इस साल का राजा सूर्य है। प्रतिपदा के दिन जो वार है उसका जो लॉर्ड है उसको हम साल का राजा बनाते हैं। तो रविवार, संडे आएगा 30 मार्च को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, पहले नवरात्र को, तो सूर्य राजा बनते हैं। तो अब देखा जाएगा इस चार्ट में सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य लग्नेश होके अष्टम भाव में है, लग्नेश सिंह लग्न है, लग्नेश होके अष्टम भाव में है। तो जो राजा है इस वर्ष का वो प्रताड़ित है, ये जानना पड़ेगा। और जैसे ही नववर्ष आता है उसके बाद, और ग्रहण लग रहा है उसी समय, भारत में विजिबल नहीं है, तो ये नववर्ष ग्रहण के साथ आ रहा है। ठीक है ना? हाँ। ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। ये भारत में विजिबल नहीं है, मगर अमेरिका में विजिबल है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में विजिबल है, वेस्ट अफ्रीका में विजिबल है, यूरोप में विजिबल है। और एक और मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगी कि 14 मार्च को अगर हम देखें तो 14 मार्च को भी एक
एब्सोल्यूट लूनर इक्लिप्स, द ब्लड मून जिसे हम कहते हैं, 2025 का, मगर वो पिछले साल का, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम साल शुरू करते हैं। मगर वो लूनर इक्लिप्स भी भारत में विजिबल नहीं है, मगर यूएस में विजिबल है, साउथ एंड नॉर्थ आर्कटिक में विजिबल है। तो ये अक्सर सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस क्लोज आते हैं, मगर ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है कि जब 14 दिन के अंदर ये दोनों आते हैं तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये अभी थोड़ा सा ब्रॉडन्ड है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 14, इट्स क्लोज टू 15, बट येस दिस इज़ अ पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक कि राजा की क्या स्थिति है इस चार्ट में हम समझें। सूर्य राजा हैं, लग्नेश होके अष्टम भाव में बैठे हैं बहुत सारे और ग्रहों के साथ। तो इसमें सिंह लग्न की ये कुंडली है और अष्टम में सूर्य चंद्रमा तो हैं ही, क्योंकि अमावस की ये युति बन रही है। वक्री शुक्र, वक्री बुध, राहु केतु के अक्ष में ये आ रहा है। ये राजा राहु केतु के अक्ष में बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सी परेशानियों को यहाँ दर्शाएगा और मैं अभी बात करूँगी उनके बारे में। हाँ। अब हम देखते हैं कि मंत्री, अब एक्चुअली देखा जाए ये पूरा एक कैबिनेट है जो बनता है। जब एक साल आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का हम चार्ट बनाते हैं तो पंचांग जैसे बनता है, तो हम एक पूरा कैबिनेट होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट होता है, तो पूरे साल का एक कैबिनेट है मिनिस्टर्स का। अब वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताऊंगी। तो यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मेन मिनिस्टर है, राजा सूर्य हो गए, पर जो मेन मिनिस्टर है वो उस वार का बनाया जाता है जब सूर्य संक्रांति होती है मेष राशि में। अब सूर्य संक्रांति मेष राशि में जब हो रही है, उस दिन भी वार रविवार है, संडे है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वह भी सूर्य है। तो ऐसा बहुत कम सालों में होता है कि राजा और मंत्री सेम हो। यहाँ राजा और मंत्री सेम है, सूर्य। और जब जब ऐसा होता है कि राजा और मंत्री सेम हो, तब तब ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं कंट्री में जो लोगों को परेशान करती हैं। एक तरीके से वो लोग कल्याणकारी बनाई जाती हैं, मगर लोग उससे प्रताड़ित होते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जो आपको प्रताड़ित कर सकती हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आती हैं। इस समय अराजकता के तत्व बड़े होते हैं, और अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो थोड़ी सी प्रोवोकेशन पे हिंसात्मक घटनाएं घटने लगती हैं, थोड़ी सी प्रोवोकेशन पे। यानी कि आप उसे रोड रेज भी समझ सकते हैं, जो हम कहें कि लोकली अगर हम देखें तो रोड रेज के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं जब ऐसा होता है। और जब इसे इन अ लार्जर फोरम हम देखते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं। राष्ट्र के जो हेल्म पे जो लोग बैठे हैं या जो राजा हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे और कुछ एकदम से कोई माइनर प्रोवोकेशन पे कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे कि वहाँ फायर कर देते हैं, उस राज्य पे युद्ध आक्रमण कर देते हैं। हाँ। ऐसा जो ये आक्रमणकारी, हिंसक और ये क्विक प्रोवोकेशन पे इम्पल्सिव, ये एक कहानी बनती है। अब जब दोनों ही सूर्य होते हैं तब ये कहा जाता है कि गौवंश और तपस्वी, ये दोनों ही, इन दोनों को ही परेशानी होती है, दूध की मात्रा में कमी होती है। तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है। अग्निकांड बढ़ते हैं और चोरियाँ, स्मगलिंग, इन चीज़ों में इन ऐसे लोगों का प्रभुत्व बढ़ता है, ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। क्रोध, हिंसा, जैसा कि मैंने बताया, वो बढ़ी हुई है। इसका मतलब एक उत्तेजक समाज की स्थिति इस साल में उत्पन्न होगी। राजा भी उत्तेजक हैं और प्रजा भी ऐसी ही बनेगी कि उत्तेजना होगी प्रजा में। जब ये दोनों राजा और मंत्री होते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि सूर्य में अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो है वह अलगाव का कारण बनता है, अलगाव। तो आप ये समझें कि इसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मगर एज अ जनरल ट्रेंड आप कहें कि बहुत ज़्यादा माधुर्य होगा रिश्तों में, वो नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य अलगाव का कारक है। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जो है कि लेट्स लिव इन सेपरेशन वाली जो स्टोरी होती है
कि अब नहीं बन रही, मतलब जो बॉन्डेज है ना, जो ग्लू है जो रिश्तों को जोड़ती है, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य अलगाव का कारक है और उसकी ही शक्ति एनवलोप करती है राष्ट्र को अनेकानेक। एक एक जैसे कहते हैं कि, जैसे हम कहते हैं ना कि एक है स्थान भैरव, है ना, स्थान भैरव की अपनी एक महत्ता है। तो अब उस राष्ट्र की इस साल के लिए ये एक अग्नि प्रधान वो है, ऊर्जा है। तो वह, अब हर एक इंसान की अपनी कुंडली है, मगर एक एज अ जनरल पॉइंट ये अलगावकारी है, तो सेपरेशन का पॉइंट बढ़ाता है, रिश्तों में माधुर्य की कमी करता है। तो ये बात ऐसी है कि सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो है ही, सो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है इसमें। पर मैंने ये जितना सुना, आपने जो बताया, एक तो मैं एक इन जनरल अगर बोलूँ, जो मेरा दिमाग कह रहा है कि अब आपने एक के ऊपर ही इतना भार डाल दिया है, आपने उसको ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और मेन मंत्री भी आपने उसको ही बना दिया, तो बेचारा क्या क्या काम करेगा, तो बड़ा बिजी हो गए हैं सूर्यदेव। और दूसरा ये कि ये तो फिर सारा नेगेटिव ही हुआ, आक्रमण जैसी स्थिति, या जनता को परेशान करने वाली नीतियाँ बनेगी, या सेपरेशन होगा, या फिर एक्सीडेंट होंगे। ये तो सारा टेंशन क्रिएट करने वाला ही फिर हो गया। जब सूर्य राजा होता है, एक बात जाने, सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि अग्नि प्रधान राशि अलगाव कॉज करती है। अग्नि प्रधान राशि यज्ञ कराएगी, वैराग्य उत्पन्न करेगी, ज्ञान वर्धन करेगी, ये भी करती है। मगर क्योंकि ये राजा, अगर ये बिल्कुल, अगर मान लीजिए राजा सूर्य होते और उच्च के बैठे होते मेष राशि में, तो प्रभाव कुछ और होता है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि सूर्य राजा हैं इसलिए सब कुछ खराब है। यहाँ पर ये भी जाने कि सूर्य राजा हैं, मगर कहाँ बैठे हैं, अपने से अष्टम, लग्न से अष्टम बैठे हैं और इतने सारे ग्रहों के बीच में राहु केतु के अक्ष में बैठे हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो वैराग्य ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही, यज्ञ बढ़ेंगे, मगर क्योंकि ये सूर्य प्रताड़ित है इसलिए पाखंड बढ़ेगा। पाखंड, जिसमें ज्ञान नहीं भी है वो भी अपने आप को ज्ञानी बताएगा, जिसमें तपस्या नहीं है वह भी अपने आप को तपस्वी बताएगा। तो पाखंडी लोगों की बढ़त होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। ये नहीं कि सिर्फ सूर्य राजा है, तो पाखंड की वृद्धि भी होती है। और मैंने जैसे कि आपको कहा, चोरी, स्मगलिंग, डेकॉइटी ये बढ़ती हैं। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य। अब ये सिर्फ राजा और मंत्री नहीं है, इसमें और बहुत से, इट्स अ फुल कैबिनेट। अब ये कैबिनेट कैसे बनाया जाता है? जब जब संक्रांति तिथि आती है, संक्रांति क्या है, सोलर इनग्रेस जब होता है एक राशि से दूसरे राशि, वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है वैसे भी। और अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट में ये कहती हूँ कि जब जब संक्रांति होती है तो वर्शिप, पूजा, जप, आराधना अपनी बढ़ानी चाहिए। संक्रांति तिथि को आप देखें, आपके घर में पुराने समय में दादी आपको बताती थी, नानी आपको बताती थी, संक्रांत है आज, तो उस दिन दान का भी महत्व था। हाँ। और जप का भी महत्व है। गोपाल सहस्रनाम संक्रांति तिथि पर एज एन इंडिविजुअल, एट एन इंडिविजुअल लेवल हम लोग कर सकते हैं। छिन्नमस्ता सहस्रनाम, ये संक्रांति तिथि के पर इन मंत्रों की बहुत महत्ता है। कुछ भी नहीं तो सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य की उपासना तो वैसे ही करनी चाहिए, मगर संक्रांति तिथि पर ज़रूर करनी चाहिए। अब संक्रांति तिथि जब हम देखते हैं कर्क राशि की, तो हम कहते हैं सस्येश, ये एक मंत्री है जो ग्रीष्मकालीन फसल को देखते हैं। तो जब कर्क संक्रांति होगी, उस दिन का जो वार का जो लॉर्ड है वो सस्येश कहलाएगा, और इस बार वह बुध है। तो यानी कि ग्रीष्मकालीन जो फसल है उसके स्वामी, उसका मिनिस्टर जो हैं वो बुध हैं। सिमिलरली जब मिथुन में संक्रांति होती है तो हम कहते हैं रस्येश, उस दिन की जो लॉर्डशिप है वहाँ से रस्येश, द लॉर्ड ऑफ द फ्लूइड्स, उस दिन बनते हैं, तो वह शुक्र हैं। शुक्र एक बड़े ही बेनिफिक रस्येश माने गए हैं। ठीक है, अब इसमें और भी 2-3 मिनिस्ट्री तो इसमें और भी हैं। अब जैसे फलेश, यानी कि वृक्षों पर जो फल लगेंगे वो कैसे होंगे, अब वो जो है वो मीन संक्रांति से देखा जाता है। तो मीन संक्रांति से अगर देखें तो फलेश शनि हैं। अब शनि जो हैं वो तो कोई बहुत ज़्यादा फलों में या उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे।
वो तो कमी दिखाएंगे, और फसल खराब होती दिखती है कीटाणुओं के कारण, संक्रमण के कारण। ये फलेश से देखा जाता है। दुर्गेश यानी कि आर्मी का कमांडर, तो जब सिंह संक्रांति होती है तो देखा जाता है आर्मी का कमांडर कौन है, वह दिन भी शनिवार पड़ रहा है, तो शनि दुर्गेश भी हैं इस साल के। तो जब शनि को हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि अगर शनि दुर्गेश हैं, जबकि हम इसमें जो कारकत्व है वह तो मंगल का ही है, क्योंकि मंगल तो कमांडर इन चीफ हैं, चाहे साल का कोई भी, उस साल का कोई भी कमांडर इन चीफ बने, पर मंगल का तो कारकत्व है। जैसे सूर्य राजा है, चाहे राजा आप शनि को बना दें किसी साल का, मगर जो रॉयल लुमिनरीज हैं वो तो सूर्य और चंद्रमा ही है ना। हाँ। वो तो एक नैसर्गिक कारकत्व है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात बता रही हूँ, तो इस साल का जो दुर्गेश है यानी कि जो कमांडर इन चीफ है वो शनि है। तो शनि के होने के कारण दिखता है कि बॉर्डर में टेंशन्स होंगी, आंतरिक कलह कलेश दिखता है। इसका मतलब सांप्रदायिक झगड़े, हिंसा बढ़ सकती है, ऐसा बिल्कुल दिखता है इस साल में दुर्गेश शनि के होने के कारण। अब धनेश यानी कि जो कोष है, ट्रेजरी, उसके राजा कौन है? तो जब कन्या संक्रांति होती है उस दिन जो वार है, उसकी जो लॉर्डशिप है, उसको हम इस कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है इसमें उसको हम धनेश यानी कि ट्रेजरी, कोष का रक्षक कौन है, वो इस बार मंगलवार को हो रही है, इसलिए मंगल धनेश हैं इस बार के। अब मंगल अपने धन की रक्षा अच्छी करेंगे क्योंकि वैसे ही कमांडर हैं। तो ये मैं अक्सर कहती हूँ कि आप देखेंगे इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड बिफोर June 27 एंड अराउंड दैट टाइम इंडिया विल सून बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये भी इकोनॉमी अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि शनि का गोचर भी अभी मीन राशि में होगा कुंभ से, वो भी बस ये अमावस की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पहले ही ये गोचर भी हो जाएगा। तो बहुत सारे इवेंट्स एक साथ आ रहे हैं, ग्रहण लग रहा है, शनि का गोचर हो रहा है और अमावस आ रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पहले की जो अमावस है। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए बहुत अचानक से बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरह से हमें ये जो नया साल शुरू हो रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और बहुत शानदार तरीके से आपने बताया भी। मतलब अब हम फाइनेंस मिनिस्टर भी जान चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी जान चुके हैं, हमें पता है कृषि मंत्री कौन है अगले साल का। इन सब के साथ एक सवाल मेरे मन में ये आया कि क्या फिर कन्या राशि में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ से वो काउंट होगा, ये 30 मार्च से ही फिर शुरू हो जाएगा? नहीं, इसको कैसे देखते हैं कि हमने ये साल की शुरुआत में ही चेक कर लिया कि कन्या संक्रांति का कौन सा वार है। अब हम कन्या संक्रांति तक इंतज़ार नहीं करेंगे, हमने मंगल को कोष का, जिसे कहते हैं अपना राजा या मिनिस्टर, हाँ। कोष का मिनिस्टर तो अभी इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे ही घोषित कर दिया। सिमिलरली अब इसमें मिनरल्स कैसे देखे जाते हैं? मकर संक्रांति होती है तो हम कहते हैं कि निर्शेष मिनरल्स को कौन देखेगा, तो वह इस बार बुध हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब जब बुध निर्शेष बनते हैं यानी कि मिनरल्स की मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, तब शेयर मार्केट अस्थिर रहती है और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, इनमें वृद्धि होती है, बढ़त होती है। तो अच्छा। ये इसका हम इंतज़ार मकर संक्रांति का नहीं करेंगे। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चार्ट से ही मिनिस्ट्री बुध को दे दी गई, मिनरल्स की मिनिस्ट्री। तो यहाँ से हम जानते हैं कि मूवमेंट इन चीज़ों की ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। हाँ, अब जैसे कि हम सूर्य, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी। हमने कहा राजा भी सूर्य हैं, प्रधानमंत्री भी सूर्य हैं, मंत्री, अगर हम सिर्फ 2 देखते हैं, लार्जली हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो पूरे कैबिनेट को समझते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है, फिर उससे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस निकलता है। मगर मोटे तौर पे देखें तो बस राजा और मंत्री पे कहानी ख़त्म होती है, पर जिसे इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना है वो सारे मंत्रियों को समझेगा, वह ज्योतिषी सारे ही मंत्रियों को और कैबिनेट को अच्छे से समझेगा, तभी आगे बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इसमें रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना बड़ी क्लियर दिख रही है, ये भी मैं आपको बताऊं। और कृषि उत्पादन में थोड़ी कमी दिखती है जब सूर्य राजा और मंत्री होते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है रेनफॉल की मिनिस्ट्री। इस रेनफॉल की मिनिस्ट्री को हम मेघेश बताते हैं।
ये मेघेश देखा जाता है जब सूर्य की एंट्री आर्द्रा नक्षत्र में होती है। इनफैक्ट उस दिन के चार्ट से हम अगले 2-3 महीने, भाद्रपद के महीने में, सावन भादो, वो पूरा मंथ और थोड़ा सा आगे तक ये देखते हैं कि वर्षा कैसी रहेगी। मगर ये प्रवेश आर्द्रा नक्षत्र का होता है। जब जब आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश होता है और किस दिन होता है, उस लॉर्डशिप से हम मेघेश बताते हैं, वह भी सूर्य है। और क्योंकि ये अग्नि प्रधान ग्रह है तो वर्षा में कमी दिखती है। मगर इसमें कुछ और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, जैसे कि रोहिणी का वास देखा जाता है जब साल शुरू होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है। रोहिणी का वास देखा जाता है। अब रोहिणी का वास देखने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं मैथमेटिकल। अब कहीं वो तट पर आ रहा है और कहीं वो संधि पर आ रहा है। इसका मतलब जब जब ऐसा होता है तो कई जगह तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, इसका मतलब बाढ़ की स्थिति बनेगी, और कई जगह बिल्कुल अल्प वर्षा होगी क्योंकि मेघेश सूर्य हैं। तो बहुत वर्षा और अल्प वर्षा, अलग अलग स्थानों में ये कॉम्बिनेशंस बनेगा। तो कॉम्बिनेशंस अलग अलग स्थानों में ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे और प्रजा इससे परेशान भी होती है क्योंकि ये इवन रेनफॉल नहीं है, ये अनइवन रेनफॉल है। कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम। तो ऐसा आएगा। तो ये पूरी जो कैबिनेट व्यवस्था रही है, ये तो समझना बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसके साथ ये भी मनीषा जी कि जितने मंत्री होते हैं ना, वो पैदल तो नहीं चलते हैं है ना, और सबके पास आलीशान अलग अलग गाड़ी होती है। तो क्या ये जितना आपने मंत्रिमंडल समझाया अभी, इनके पास अलग अलग गाड़ियाँ भी होती हैं या कुछ इससे जुड़ा भी कुछ है? देखिए, हर साल का एक वाहन होता है। ये तो हमने सुना ही है कि जब नवरात्र आते हैं तब क्या वाहन होता है देवी का। हाँ। मगर वर्ष, स्पेसिफिक वर्ष का भी एक वाहन होता है। तो ये जो वर्ष है विक्रम संवत 2082, और विक्रम संवत क्यों? ये राजा विक्रमादित्य के नाम पर है, जो कि उज्जैन के राजा थे। महाराज भृतहरि जो कि नाथ योगी बने, महाराज भृतहरि के छोटे भाई जो कि नाथ योगी बने, भर्तृनाथ नाथ योगी बने, और गोरक्षनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली, जिसे आप हरिद्वार या हर की पौड़ी कहते हैं। वह एक्चुअली भर्तृहरि की पौड़ी है और वहीं उनका मंदिर है, और शॉर्ट फॉर्म में ये हर की पौड़ी बना। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट मैंने सोचा ये लोगों को नहीं पता होगा तो बताना चाहिए। हाँ। तो विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम से है 2082। अब बहुत जगह यहाँ कृष्ण संवत भी बोलते हैं। तो कृष्ण संवत 5261, यानी कि श्री कृष्ण को गए इतना समय हुआ। ओके। 5261 साल। और कलयुग की जो अवधि है, और बहुत से लोग कहते हैं कलयुग खत्म होने वाला है, वह 4,32,000 कुछ साल है। तो आप जान लीजिए कि अभी उसमें से सिर्फ 5,261 साल गए हैं। अभी तो बहुत कुछ है। यहाँ पर एक ये बात भी मैं कहना चाह रही थी। तो इस साल का जो वाहन है, इस साल का वाहन अश्व है। जब वाहन अश्व होता है तब युद्ध को इंगित करता है। और आप जाने कि अनेक राष्ट्र एक दूसरे से इस साल में लड़ जाएंगे। अब ये सिर्फ वाहन से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसे और कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो थोड़े वरीसम हैं। अब वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं? 29 मार्च से जब शनि अपने गोचर में कुंभ राशि से मीन में चले जाएंगे, तो मीन में ये राहु से मिलेंगे, क्योंकि राहु केतु मीन और कन्या की धुरी पर बैठे हैं अभी। तो शनि राहु से युति बनाएंगे 29 मार्च से 31 मई 2025। 2 महीने की ये युति है, क्योंकि 31 मई 2025 के बाद राहु केतु कुंभ और सिंह के अक्ष में आ जाएंगे, उस एक्सिस में आ जाएंगे, एक्वेरियस और लियो के एक्सिस में आ जाएंगे। मगर 2 महीने अब ये साथ मिलेंगे। अब ये जब साथ मिलेंगे तो ये मीन राशि में मिलेंगे, जो कि एक वाटरी तत्व, जलीय तत्व की राशि है। अब सिंह लग्न की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की इस कुंडली में ये अष्टम राशि बनती है। इसका मतलब जलीय मार्ग से भी कुछ आक्रमण हो सकते हैं विश्व में।
इस बात को समझना पड़ेगा। जलीय मार्ग से भी, सिर्फ जलीय मार्ग से नहीं, मगर इस समय युद्ध की स्थिति इन 2 महीनों में एकदम बढ़ेगी, ये बात आप जानिए। मैं फिर से आऊंगी इस पॉइंट पे, मगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताती हूँ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी आप जानिए। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025, ये एक ऐसा समय है जब मीन राशि के शनि वक्री होंगे। बृहद संहिता और बहुत सी ऐसे ग्रंथ हैं जो इस कॉम्बिनेशन को बताते हैं कि जब बृहस्पति अतिचारी होता है और शनि वक्री होता है, तब बहुत लड़ाई, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, और वह इस अवधि में होगी जो कि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में। बृहस्पति, ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा अगले 2-3 साल हम देखेंगे कि 3 राशियों में 1 साल के अंदर गोचर करेंगे, फिर वक्री होकर वापस आएंगे। अभी अगर आप बृहस्पति को देखें और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की इस कुंडली को देखें तो वृषभ राशि में बृहस्पति बैठे हैं। 14 मई को बृहस्पति मिथुन में आएंगे और 15 अक्टूबर को कर्क में चले जाएंगे। इस साल में ही आप देखेंगे कि 3 राशियों का परिवर्तन है। फिर से अगले साल फिर से मिथुन, कर्क, सिंह, 3 राशि का परिवर्तन है। 2025 से 2033 बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। जब ऐसा होता है तब वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होगी। 8 साल की ये ड्यूरेशन, 8 साल की ये ड्यूरेशन है, और ये तब जोर पकड़ेगी जब साथ में शनि वक्री होंगे। और मंगल और राहु किन्हीं अनेक कॉम्बिनेशंस में या तो कंजंक्ट करेंगे शनि को या दृष्ट करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को बार बार समझना पड़ेगा। ये 8 साल आप जाने कि युद्ध, राइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। 8 साल ये कोई छोटा पीरियड नहीं है। और भारत भी युद्ध की स्थिति में प्रवेश करेगा जब शनि वृषभ में और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसा जून 2030 के बाद होगा। जून 2029 के बाद ही शनि वृषभ में प्रवेश करेंगे, मगर फिर से वक्री होंगे। तो अगर इसे एक लार्जर पेरिफेरी देखें तो जून 2029 से दिसंबर 2032 भारत के लिए भी एक कठिन समय होगा। और मैं ये बात कई बार कहती हूँ कि वर्ल्ड पोलराइजेशन तो बहुत पहले से शुरू हो गई है। मैं तो 2020 से बता रही हूँ। ये जो पोलराइजेशन होगी, इसमें भारत को साइड्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि रशिया और चाइना एक तरफ होंगे और इजराइल दूसरी तरफ होगा। तो दोनों ही मित्र, रशिया और इजराइल, 2 अलग पोलराइज्ड पॉइंट्स पर होंगे। जबकि हम तो न्यूट्रल कंट्री हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि उस समय न्यूट्रल कोई नहीं होता। इस गलतफहमी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और अब हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि 2020 का जो समय आया, जब खंड प्रलय शुरू हुआ, तब एनी बेसेंट ने अपनी एक किताब में लिखा दैट द स्वॉर्ड ऑफ भारत गॉट ब्रोकन इन द बैटल ऑफ महाभारत। तो अब क्षत्रियों के उठने का समय है, और जब क्षत्रिय उठते हैं तब न्यूट्रल नाम की कोई वस्तु नहीं होती। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। अब इंडिया स्टांस लेगा। कई बार न्यूट्रलिटी को आप इम्पोर्टेंस भी देख सकते हैं। आप पर आक्रमण हो रहा है, आप बैठे हैं कि मुझे आपने मारा, अब आप एक मेरा राज्य ले गए, अब आप दूसरा भी ले जाएं। मगर क्षत्रिय जो होता है वह अपनी शक्ति की रक्षा करता है कि आपके घर पे आक्रमण हुआ, आप अपने घर की स्त्री को बचाने के लिए युद्ध करेंगे। शक्ति है वो भी आपके घर की। आप पीछे नहीं बैठ जाएंगे कि आप ले गए तो ठीक है। तो ये अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर द राइज ऑफ द क्षत्रियाज। क्षत्रिय इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षत्रिय तो लड़ेगा, वह रक्षा करने को खड़ा होगा, तत्पर होगा। तो अब वो समय है। तो इंडिया न्यूट्रल कंट्री है, तो ये कहकर हम इस महान देश को कमज़ोर बना रहे हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी हुए हैं, यहाँ पर अनेक राजा ऐसे हुए हैं जिनका लोहा दुनिया ने माना। हालांकि यहाँ पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, यहाँ राणा प्रताप हुए हैं। आप इस देश को न्यूट्रल बता रही हैं, ऐसा मत कहिए। बहुत दुख होता है सुनकर मुझे ये बात। नहीं, लेकिन हमने कई बार जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई तो हमने किसी एक तरफ स्टैंड लिया हो, किसी एक मित्र देश का साथ दिया हो, ये हमने कम देखा है। अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ हो। डिप्लोमेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, और आई थिंक हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसे बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हाँ। मगर डिप्लोमेसी का ये मतलब नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनी जगह पर ना हो। रशिया हमारा मित्र है और रशिया हमारा मित्र रहेगा, ये आप जान लीजिए।
अब यहाँ पर ये रशिया यूरोप की मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाह रही थी। आपने जून 2029 की बात की कि यहाँ से वो जो युद्ध की स्थिति है शायद बनना भारत के लिए शुरू हो सकती है, और शायद नहीं, कंफर्म शुरू हो सकती है। हाँ, और 2030 से बढ़ जाएगी दिसंबर 2032 तक, क्योंकि शनि का वृषभ में आना और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना ये साधारण नहीं होता। इसमें भारत को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी और साइड लेनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा किधर जाना है, और ये यहाँ इकोनॉमी डिप करेगी, यहाँ परेशानी बनती है। और मगर हम उससे शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे। नहीं, पर मई 2029 वो महीना रहने वाला है, वो साल रहने वाला है जून 29 जब नई गवर्नमेंट आने आएगी भारत में। हाँ, तो और वैसी स्थिति में अगर तुरंत ही सरकार आती है और तुरंत ही युद्ध जैसी स्थिति बनती है या इकोनॉमी डिप करेगी, परेशानी के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। मैंने फिर कहा जून 29 से शनि वृषभ राशि में प्रवेश करके फिर वक्री होकर मेष राशि में आएंगे, तो ऐसा लगेगा कि परेशानी हो रही है मगर वो संभाल ली गई। मगर जून 30 से जब वृषभ राशि में आएंगे तो फिर मेष राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, फिर तो वृषभ राशि में ही रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में घूमेंगे और आगे जाएंगे। है ना? ठीक है। अब आप देखेंगे ब्रह्मांड पुराण में महाराज दशरथ, श्री राम के पिता, उन्होंने शनि ग्रह के लिए एक स्तुति लिखी जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्तुति है। मैं बहुत लोगों को कहती हूँ जो शनि से पीड़ित हैं वह उस शनि स्तोत्र को पढ़ें। वो इसीलिए किया गया था कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे तो महाराज दशरथ ने प्रार्थना की कि मेरे राज्य को आप बख्श दें, और शनि ग्रह ने ऐसा किया। वो राजा की तपस्या से खुश हुए। तब तपस्वी राजा हुआ करते थे, मगर अब भी तपस्वी राजा होने का ऐसे होंगे, ऐसा समय आ गया है। 2020 के इस खंड प्रलय जो शुरू होता है, ये काल खंड है 2020 से 30 साल का, 2050 तक। आप ये जानें कि 2040 के बाद तो हर घर में हवन अग्नि उठने लगेगी। लोग इतना ज्ञान को समझेंगे और वैरागी हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अनेकानेक परेशानियां आएंगी कि ये जो हीडोनिस्टिक लाइफस्टाइल है या ये जो एक बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, ये तो कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये एक अलग बात है। हाँ। मगर मैं वापस आना चाहूँगी रशिया यूक्रेन युद्ध पर। आप देखें, और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि एक प्रॉक्सी वॉर है। ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो यूएस ने बाइडेन गवर्नमेंट के अंतर्गत लड़ी थ्रू यूक्रेन, क्योंकि रशिया तक पहुँचना चाहते थे। अब विद दिस न्यू गवर्नमेंट, ट्रंप किसी भी हालत में ये नहीं होने देंगे कि रशिया सफ़र करे। मगर यूएस तो अब रशिया यूक्रेन की वॉर से बाहर की तरफ जाएंगे, मगर यूरोप ये कहेगा कि अब हम यूक्रेन के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नाउ विच वुड इंक्लूड फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। अब आप देखेंगे कि ये 3 देश कैसे परेशान होने वाले हैं। अच्छा, अब ये परेशानी के लिए, अब ये परेशानी का अपना ये पैर कुल्हाड़ी पर रखेंगे अपने। इंग्लैंड के बारे में तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ओनली वीक किंग्स विल रेन इंग्लैंड नाउ। तो अब इंग्लैंड की इकोनॉमी तो 2020 से ही नीचे जाने को है और अब और नीचे चली जाएगी। तो इंग्लैंड का आने वाला समय तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। और फ्रांस और जर्मनी, जो मैं कुछ पावर्स की बात कर रही हूँ जो यूरोप में हैं और जो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी, वेदर यूएस सपोर्ट्स देम और नॉट। एंड इन दिस केस विद ट्रंप, यूएस विल नॉट सपोर्ट यूक्रेन। इन द बाइडेन गवर्नमेंट यूएस वाज सपोर्टिंग यूक्रेन। इन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ट्रंप विल नॉट सपोर्ट यूक्रेन। वो दिखना भी शुरू दिख ही रहा है और ऐसा ही होगा। मगर ट्रंप भी, आप माने, नवंबर 2026 के बाद यूएस पर भी परेशानी के बादल मंडराते हैं। तो ये जो कायम रहेंगे 2026 नवंबर तक, उसके बाद परेशानी यूएस पर भी दिखती है। तो ये जो एक स्टांस है कि रशिया को सपोर्ट करने का, यूरोप को नहीं सपोर्ट करने का, यूएस भी परेशानी से गुजरेगा, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ भी दिखती हैं यूएस में। तो यहाँ पर ये आप जानिए कि यूरोप ने सपोर्ट किया यूएस के बिना यूक्रेन को, तो यूरोप तो बहुत सारी और चीज़ें देखेगा, बहुत सारी और परेशानी देखेगा। और जैसे ही सैटर्न राहु की युति होती है, ये जो अब अप्रैल मई के मंथ्स में होगी, और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वक्री शनि का अतिचारी बृहस्पति के साथ, इसमें कोई मेजर बॉम्बिंग हो सकती है किसी कंट्री पे। और आप समझ सकते हैं, माने यूरोप ने तो खुद वो प्रशस्त कर रहे हैं, यूरोपियन
जो यूनियन है वो प्रशस्त कर रही है मार्ग परेशानी का अपने लिए। तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं शायद। हाँ। अब हम तो उनको अपनी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली तो पता नहीं है। हाँ। अगर उन्होंने भी कोई ज्योतिषी रखा होता जो राज ज्योतिषी होता तो बताता कि ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, संभल के कम से कम थोड़ा चलो। अच्छा, क्योंकि वॉर का आपने जिक्र किया, बहुत से देशों के बीच वॉर हो सकती है, तो दिमाग में जो पहली बात क्लिक करती है ना, वो होती है कि हमेशा से सालों से बात हो रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। तो ये क्या आने वाले साल उतने भी भयानक हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? देखिए, वॉर का पीरियड तो 2025 से 2033 ये बृहस्पति के अतिचारी का पीरियड है ही, मगर ये ज़्यादा बढ़ेगी 2029, मिड 2029 और उससे भी ज़्यादा जून 2030 से ये बढ़ेगी, जब शनि का प्रवेश वृषभ राशि में आएगा। और ये जो पीरियड है मिड 2029 और मिड 2030, ये ज़्यादा भयावह रहेगा एंड ऑफ 2032 तक। उसके बाद 2035 से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आएगा, उसको भी आप 2 से 2.5 साल दें। एंड ऑफ 2034, बिगिनिंग ऑफ 2035, फॉर 2.5 years, यानी कि आप उसको लें 2037 के बीच तक। तो यहाँ से दिसंबर 2034 से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि वहाँ शनि का गोचर जब कर्क में होता है तब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। तो युद्ध के अगर हम साल देखें, क्योंकि अगर हम 34 और 35 की बिगनिंग से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, तो आप ये जानिए कि ज़्यादा युद्ध 2025 से तो शुरू ही आप माने। मैंने कहा यूरोप विल नाउ सी सम ब्लडी ईयर्स अहेड, एंड दैट्स नॉट एन अंडरस्टेटमेंट। सो अब इसे हम देखते हैं 2029 से युद्ध की स्थिति भयावह होती है, और दिसंबर 32 तक ज़्यादा, और 34 के अंत तक ये ऐसा रहेगा। भारत के लिए दिसंबर 32 के बाद फिर भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ एक मेजर वॉर की स्थिति दिखती है, मगर वॉर तो 2025 से ही शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है वो हमारे व्यूवर्स को भी संभाल के रखने की ज़रूरत है। मुझे खुद भी शायद इसे प्लेलिस्ट में सेव करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जब कोई बोलता है कि जी बिहार इलेक्शन आने वाला है और उसका रिजल्ट ये हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें आपके जहन में रहती हैं कि भाई अगले साल का प्रेडिक्शन है, या 2-3 महीने के बाद कहीं चुनाव है और उसका कोई प्रेडिक्शन कर दे, तो वो चीज़ें थोड़ी आसान होती है। पर ये वो पॉडकास्ट है जिसमें 2029 का प्रेडिक्शन, 2032 का प्रेडिक्शन, इवन 37 तक का प्रेडिक्शन हमने देखा है, और ये सही होगा तो आप ये याद करेंगे कि 2025 में 2037 की भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो मनीषा आहूजा जी ने की थी। तो ये सेव करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा मनीषा जी हम बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो आज के 300 साल पहले हो चुकी हैं। जी जी। जब आज जैसी कोई परिस्थिति बनेगी भी, टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो जाएगी, मोबाइल आ जाएगा, इंटरनेट 5G आ जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को भी हमें सेव करके अपनी प्लेलिस्ट में रखना होगा और देखना होगा कि 2025 में जब 29 की, 32 की, 37 की भविष्यवाणी हुई थी तो क्या हुई थी। इन सब के बीच में, क्योंकि पैसा मुझे लगता है सर्वोपरि होता है, और देश उन्नति करेगा तो हम उन्नति करेंगे। युद्ध जब होता है तो इकोनॉमी वीक होती है। तो स्पेशली अगर मैं 2025 की तो हम बात कर ही रहे हैं, ये हिंदू नववर्ष के हिसाब से ये समझना चाहूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। हमने बहुत मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया है, मेड इन इंडिया के ऊपर भी हमने जोर दिया है, और इन दोनों से हमें पता है कि हमारे देश की जो उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका कितना भला हुआ है, और बहुत से मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर अभी इन फ्यूचर आने भी वाले हैं, प्लान भी कर रहे हैं। तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय कैसा रहेगा? देखिए, भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो दशमेश शनि हैं, और अभी 2023 जनवरी से दशमेश शनि कुंभ राशि में ही थे, यानी कि दशमेश दशमस्थ थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। अब ये दशमेश शनि एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यही अब 29 मार्च से, और
जून 2027 तक ये एकादश भाव में रहेंगे, इसलिए इकोनॉमी तो अच्छी जाएगी। तभी मैंने कहा कि जून 2027 से पहले इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। जून 2027 के बाद जब ये दशमेश द्वादश भाव में नीचस्थ होंगे तो जून 27 और जून 29 के बीच में थोड़ा चेकर्ड रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखता है। मगर एक पॉइंट है जिसमें हम अष्टक वर्ग बिंदु देखते हैं भारत की कुंडली में, तो कुंभ और मीन में अष्टक वर्ग बिंदु बहुत अच्छे हैं। तो शनि का गोचर इन दोनों के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अभी भी आप देखें मार्च 2025 से जून 2027 भारत की इकोनॉमी बढ़ने ही वाली है। भारत टेलीकम्युनिकेशंस में आगे जाएगा, स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया एंड बाय 2030, जबकि हम कह रहे हैं कि उस समय वॉर की स्थिति आएगी, इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर एडवाइस बिकॉज द सीकर्स विल कम टू इंडिया। विश्व गुरु वाला विश्व गुरु की स्थिति, क्योंकि जब खंड प्रलय होता है तब कलयुग का जो प्रभाव है उसमें कमी आती है। तो ये खंड 2020 से 2050 है। तो जब कलयुग के प्रभाव में कमी आएगी देन ईस्ट राइज करेगा, जो ज्ञान का स्तोत्र है वो राइज करेगा। जब माया इस पर पड़ जाती है यानी कि पूर्ण कलयुग आता है, तब वेस्ट को आप कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि इंटेलिजेंस आपके पास है, आप अपने ही इंटेलिजेंस को, अपनी धरोहर को डिस्कार्ड करते हैं। मगर जब खंड प्रलय आता है, और ये खंड छोटा मोटा नहीं है, 30 साल का खंड है 2020 से 2050, तब जो जेन्युइन नॉलेज है या जो ज्ञान है वह उजागर होता है। और सूर्य तो ईस्ट में ही उगता है। हाँ। तो ये इसको तो बदला नहीं जा सकता है। हाँ। तो यहीं से ज्ञानवर्धन तो यहीं से होगा। भारत तपस्थली है, तपोभूमि है। लोग कहते हैं हमें फॉरेन कंट्री में जाना है, मैं बहुत बार कहती हूँ ये तपोभूमि है, तपस्थली है। इस भूमि में तो आप बहुत सी ऐसे बहुत कुछ ऐसा है जो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल हैं हम लोग जो देहधारी हैं, 2 डायमेंशनल भी हैं। बहुत कुछ तो वह तो तपस्थली में रह रहे हैं जो शायद ज्ञात भी नहीं होता लोगों को। तो तपस्थली में रहने के लिए अनेकानेक जन्मों की जो पुण्य है वो अर्जित होता है, तब तपस्थली में जन्म होता है। ये साधारण है ही नहीं भारतवर्ष का जन्म। सोना यहाँ से जब आप तपोभूमि में जब पूरी तरह से आप जलेंगे तो फिर उसके बाद सोना ही निकलेगा। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ हमने इकोनॉमी की भी बात कर ली। हम अगर अपने पड़ोसी देशों को देखें, क्योंकि बीते समय हमने देखा है कि बहुत अस्त व्यस्त हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ अस्थिरता रही है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तो खैर हमेशा से ही रहा है, चाइना की हम बात करें, श्रीलंका की हम बात करें, तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ बहुत अस्थिरता रही है। और फिर बगल में जो रह रहा है उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसा भी कुछ है आगे, क्या पड़ोसियों से तो दिक्कत नहीं होने वाली हमें? देखिए, भारत की जो कुंडली थी और पहले मकर लग्न की कुंडली, अब वृषभ लग्न की कुंडली, तो ये कुंडलियाँ दर्शाती हैं कि नेबरिंग कंट्री से परेशानी होगी। अब चाहे वो श्रीलंका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स का एक ट्रीटी बनाए चाइना के साथ, जो कि की है उन लोगों ने, और अभी तक शेख हसीना गवर्नमेंट थी। अब जैसे ही यूनुस मोहम्मद आए हैं, आपने देखा ही है क्या होगा। अब ज़्यादा दिन यूनुस मोहम्मद वहाँ नहीं हैं, ये उनके शपथ ग्रहण करने के चार्ट से बताया जा सकता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि ज़्यादा दिन यूनुस मोहम्मद बांग्लादेश को हेड नहीं करेंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मगर बांग्लादेश में क्योंकि अभी भी अराजकता रहेगी, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि इंडिया कैन मार्च इनटू बांग्लादेश, मगर डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे रहेंगे कि हो सकता है मार्च नहीं करना पड़े, वो यूएस से प्रेशर आएगा और अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाएगी सिचुएशन। मगर एक सोर पॉइंट रहेगा। फिलहाल हम ये कहें कुछ नहीं बहुत परेशान करेगा ऐसा नहीं होगा, मगर रोक दिया जाएगा। जो एक नेगेटिव फोर्सेस उठ रही हैं, जो यहाँ पर तो सेक्युलरिज्म की बात करती हैं पर वहाँ पर उनको सेक्युलरिज्म पसंद नहीं, उन फोर्सेस को समझा दिया जाएगा, तो वो तो रोक दिया जाएगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, वो यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। चाइना जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग नीश थी चाइना के पास, वो अब इंडिया की तरफ मूव करनी शुरू हो गई है।
वो जो मैन्युफैक्चरिंग नीश या जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ चाइना की थी वो अब इंडिया की तरफ आ रही है, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इमेंस सक्सेस देखेंगे, और यहीं से इंडिया अपने नेक्स्ट जो इकोनॉमिक लीप है वो लेगा और इकोनॉमी राइज करेगी, ये आप जानें। और चाइना की इकोनॉमी, ये डेकेड चाइना की इकोनॉमी उठती नहीं दिखती, तो आप ये कह सकते हैं कि ड्रैगन जो है वो बहुत सी जगहों में अपना टांग फंसाएगा, मगर अब इकोनॉमी हम कहें चाइना की उठने वाली है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीओके इसी चैत्र वर्ष में, इसी वर्ष में आ जाएगा। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग, वो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और अब ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये इसको सॉर्ट आउट कर देंगे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस इंडिया में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान जो हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत बर्ताव करेंगे, मैं इसको कोर्ट्स में बोलती हूँ, क्योंकि कोई मेजर डिसीजन लेके अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सज़ा दे दी या कुछ ऐसा हुआ, तो आप जाने वो कोइंसाइड करेगा पाकिस्तान के डाउनफॉल के साथ। डाउनफॉल तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर वो तो बहुत ही फिर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा, इरिवर्सिबल डाउनफॉल है वो। तो पाकिस्तान का तो हम कुछ खास देखते नहीं हैं। आप अगली डेकेड में देखेंगे कि ये तो बहुत ही बुरा हाल दिखता है। बालूचिस्तान तो कभी भी, और मतलब इस डेकेड के अंत तक आप देखें अलग हो जाएगा, जहाँ हिंगलाज भवानी है, मैं अक्सर ऐसे हाँ। एनीवे मतलब जो दिख रहा है चार्ट में, देखिए हम तो इसमें कोई विजुअल थिंकिंग नहीं है, जो हमें चार्ट दिखा रहा है पाकिस्तान का, हम चार्ट देखते हैं, मेष लग्न की कुंडली, उसका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बनाते हैं, तो जो हमें दिख रहा है हम तो वही पढ़ के बताएंगे। तो वहाँ पे ये भी दिखता है कि इमरान खान के साथ कोई खासा ही गलत बर्ताव, मैं और क्या शब्द इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, सज़ा दे सकते हैं, या कोई ऐसा कोई फेटल इंसिडेंट हो जाए तो वहाँ आंतरिक अराजकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर है ना। हालांकि पाकिस्तान को देख के इसमें कोई अचरज होने की बात भी नहीं है, उनका तो एक लंबा इतिहास रहा है, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखें चार्ट के ऐसे हैं चौथे और छठे घर के, कि बार बार भूमिखंड टूटेगा, पाकिस्तान का भूमिखंड बार बार टूटेगा। बांग्लादेश टूटा, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, अब बालूचिस्तान टूटेगा। तो कॉम्बिनेशंस हैं, वो चार्ट वो जिस समय बनाया गया वो उसमें कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है। आपने ये सारी चीज़ें भले एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हों, पर मुझे लगता है आप भी इससे इत्तेफाक ज़रूर रखेंगी कि आपने जो कहा ना पीओके भारत में वापस मिलने का समय आ गया है, तो एस्ट्रोलॉजी चाहे जो कहती हो, लेकिन एक भारतीय वो हमेशा से यही कहता था, यही चाहता था, और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात कही है मनीषा जी ने, लेकिन आप भी क्या वो चाहते हैं वो दिन आए, जल्दी आए, जब पीओके वापस भारत का अंग हो, जो हमारा ही है, वो हमें मिल जाए फिर से? तो आप वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए। इसके साथ ये भी मनीषा जी की, क्या अगर मैं कुछ पॉलिटिशियंस की आपसे बात करूं, ख़ासकर अगर मैं पीएम मोदी जी की बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था विवेक त्रिपाठी जी के साथ, जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी अपना ये जो थर्ड टर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे नाम लेके खासकर बोल रही हूँ। तो वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया। फिर मैंने अंकित अग्निहोत्री जी के साथ एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये बताया कि थर्ड टर्म कंप्लीट करना मोदी जी का मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो क्या आपकी जो गणना है, या अगर आपने मोदी जी की कुंडली देखी है, तो वो भी क्या इस ओर इशारा कर रही है? देखिए 2026 का जो लास्ट क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर 2026 से मार्च 2027, ये एक बहुत ही डिफाइनिंग पीरियड रहेगा पीएम मोदी के लिए। और इस पीरियड में ये टर्म, यहाँ पर ये टर्म टूटेगा, माने वो कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, तो एक बात है कहने की, मगर ये वो पीरियड आएगा जो 2026 का साल जब अंत हो रहा होगा, वहाँ से ये डिफाइनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा कि पीएम मोदी अपना ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लियर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की कुंडली से और उनकी अपनी कुंडली से भी ये बात को बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि ऐसा होने वाला है। मगर आप जानिए कि वहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फॉल करेगी और कोई और, बीजेपी ही फिर से पावर में है तब भी। और ये भी मैं अक्सर देखती हूँ, चार्ट में भी बीजेपी का आप चार्ट देखें तो आप जानते हैं कि 2029 में भी बीजेपी ही आ रही है, बहुत क्लियर है ये चार्ट में। अच्छा। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन मोदी जी का जो थर्ड टर्म है, आप भी कह रही हैं कि उसमें मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, टर्म कंप्लीट ही नहीं होगा। आप भी ये दावे के साथ दावे कह के रही साथ हैं? कह रही हूँ मैं आपको ये बात, ये टर्म ओके। कंप्लीट नहीं हो सकता। हालांकि बहुत से लोगों ने हमारे पॉडकास्ट में ही ये दावा किया है कि मोदी जी अब राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो एक अलग वो मुझे एक अलग लगता बात है। यहाँ हाँ, पर बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो पद है, हाँ, या इस पर इस टर्म में नहीं, पूर्णतया हम ये कहें कि ये टर्म पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो पीरियड भी आपको बता रही हूँ कि 2026 का जब अंत आएगा तो ये क्लियर होने लग जाएगी बात, ये क्लियर हो जाएगा, वहाँ से ये बात क्लियर है। ओके। मैंने इसका अगला सवाल पिछले कई पॉडकास्ट में कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लेके पूछा है कि क्या वो हो सकते हैं, क्या वो हो सकते हैं। आपके साथ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साइड ही बॉल डालते हुए ये कह रही हूँ कि क्या किसी दूसरे पॉलिटिशियन की आपने कुंडली देखी है? लेट्स से लोग ये बोलते हैं कि योगी जी अगले प्रधान, लोग ये चाहते हैं, एक जन भावना की अगर मैं बात करूं कि वो चाहते हैं कि अब योगी जी बने, या कुछ लोग कहते हैं मोदी जी के बाद तो अमित शाह ही हैं, कुछ नितिन गडकरी जी को कहते हैं कि भाई वो एक चेहरा हो सकते हैं जिन्हें हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आपने किसी की कुंडली का अध्ययन किया है और आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी कुंडली है आने वाले समय की? 2029 का जो इलेक्शन है उसमें तो योगी जी लगते हैं हमें आते हुए, ये हम कह सकते हैं। मगर जो इंटरिम गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट माने जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं जो चेंज होंगे, वहाँ पर उस समय बहुत सारे लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। तो वो गणना अभी मैंने नहीं की है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, कोई भी उस समय हाँ। उस गवर्नमेंट के हेल्म पर आ सकते हैं, तो वो अभी देखना पड़ेगा। मगर तो 2026 का जो पॉइंट है वहाँ पर तो हम योगी जी को नहीं देख रहे हैं, मगर 2029 का जो चेंज है वहाँ पर उनको हम देख रहे हैं। वैसे भी बीजेपी हमेशा चौंकाती ही है, जो नाम आता है वो पहले से कोई सोच नहीं सकता या उसका आकलन कर नहीं सकता। अब मैं जाते जाते चाहूँगी मनीषा जी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई अगर टिप्स देना चाहें इस नए साल के लिए। जैसे आपने एक बीच में ही कहा था, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर किसी को याद नहीं है, कि आपने कहा था कि चूँकि आपसी द्वेष बहुत बढ़ जाएगा, खटास रिश्तों में शुरू हो जाएगी, तो उसको हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है। क्या ऐसी ही कोई टिप्स आप एस्ट्रोलॉजी और चार्ट को देखते हुए हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार का ग्रह गोचर है, तो ये ऐसा है कि ये परेशानी की स्थिति दिखाता है। अब हमारा जो जीवन है, जो जीवन शैली है, वो ऐसे हो गई है कि जिसे कहते हैं एक्विजिशन मोड में, इकट्ठा करें धन समृद्धि, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, और हम सोचते हैं कि ये हमारे पुरुषार्थ से हो रहा है। आने वाली डेकेड हमें ये दिखा देगी और सिखा देगी कि हमारे पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो रहा, एक डिविनिटी है, एक वो डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स है। और हम कितना भी अपने आप को समझाएं, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारा ये शब्द सुनती हूँ कि मैनिफेस्ट कर देंगे। अगर इतना ही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फिर प्रारब्ध कर्म कैसे बता रहा है आपका कि ये होने वाला है। तो मैनिफेस्ट अगर करने की बात है तो फिर हम ये भी कह देते डिजीज़ नहीं होगा, हम मैनिफेस्ट ही कर देते डिजीज़ नहीं होगा। मगर दृढ़ प्रारब्ध के आगे सरेंडर करना ही पड़ता है। दृढ़ प्रारब्ध एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब तब दान से आप कुछ हद तक छोटा मोटा कुछ हद तक डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा अदृढ़ प्रारब्ध में या दृढ़ प्रारब्ध में। दृढ़ प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। तो आप सोचें कि आप यूनिवर्स की जो एक कॉन्शियसनेस है या जो ये एक एनर्जी फ्लो है, इसको बिल्कुल बदल देंगे क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है। तो आप जितनी जल्दी ये जानें कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस परमात्मा की और एक इंस्ट्रूमेंट है, जितनी जल्दी आप ये जान लेंगे उतना आपके लिए आने वाला समय काटना आसान होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि डिवाइन स्कीम के आगे तो लड़ाई की ही नहीं जा सकती। किस जगह भूमिकंप आ जाए, किसका एक्सीडेंट कहाँ हो जाए, क्या हो जाए, इसको रोका नहीं जा सकता। ये कैसे चलता है, इनस्क्रूटेबल आर द वेज ऑफ डेस्टिनी, इनस्क्रूटेबल। इसलिए डिवाइन विल को सरेंडर ही करना पड़ेगा, उसे मानना ही पड़ेगा। आप ये कहें मेरे पुरुषार्थ से मैं दीन दुनिया बदल दूंगा, अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं मानती हूँ किस्मत आप ही के कर्मों का लेखा जोखा है, क्योंकि जो आपने पहले किया है वो कई बार आप इस बार भोगते हैं। मगर एक कॉस्मिक डांस है ये, शिव का नटराज रूप है ये, है ना, तांडव स्वरूप आ जाता है
जब खंड प्रलय आता है, उसके आगे आप कहें हमारी और आपकी क्या विल है उसके आगे कि हम कह दें कि हम इसको बदल देंगे। वो तो जब स्वयं कालिका रौद्र रूप में आ जाएगी तो हम रोक नहीं सकते उसको, फिर तो विनाशकारी होती है। तो डिवाइन विल को सरेंडर करें, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं, और ये जानें कि ये जीवन काल बड़ा ही कीमती है और इसको धन संग्रह करने में ही नहीं सिर्फ गंवाना है। धन संग्रह करिए, अपने परिवार को अच्छे से पालिए, कोई परेशानी नहीं है अगर आप मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, बच्चों को अच्छे से पालते हैं, उनको अच्छा स्कूल भेजते हैं, डू इट। बट इसी को सोच लें कि बस यही जीवन है और इसी में बस बैठ जाएं तो फिर कुछ निकल के नहीं आएगा। डिटैचमेंट थोड़ी रखनी पड़ेगी। वैराग्य कहने से नहीं आ जाता कि आप कहें कि मुझे विरक्ति आ जाए, मैं वैरागी हो जाऊं, क्योंकि ये तो एक आंतरिक स्थिति है जो अंतःकरण में उत्पन्न होती है। मगर ईश्वर का नाम लेने से कहीं ना कहीं वो आपको जगाएगा। आपकी एक स्थिति है जो एक आंतरिक स्थिति, वो उठेगी और आप सही राह पर मुड़ेंगे। आप सरेंडर करें डिवाइन विल को। बहुत ज़्यादा अहंकार में ना रहें, क्योंकि अहंकार बड़े बड़ों का टूट गया तो बाकी क्या चीज़ है। और बेवकूफ़ अहंकार करते हैं, समझदार ईश्वर पर छोड़ते हैं। अब देखिए, नव वर्ष में हम ये भी देख रहे हैं कि मीन राशि में 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं जो कि अष्टम भाव है। तो ये नेत्र रोग भी दिखाते हैं। आइज़ का कोई वाटर बोर्न डिजीज़ या जलीय तत्व से कोई ऐसा डिजीज़ या ऐसी इन्फेक्शन होना जिसके कहते हैं कि हम कंजंक्टिवाइटिस जैसी स्थिति बनना, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहें कि वो प्रेवलेंट हो गई है। तो नेत्र रोग की स्थिति उत्पन्न होना, पित्तजनक रोगों का उत्पन्न होना, और पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस साल में। वाटर बोर्न डिजीज़ दिखते हैं। तो ये हम जानें कि वैसे भी जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो कोई ना कोई बीमारी बैठती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना आएगा, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मगर डिजीज़ की स्थिति, वाटर बोर्न डिजीज़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ नेत्र रोग, रेस्पिरेटरी रोग और पित्तजनक रोग। अब पित्त अग्नि से पित्त माने अग्नि का प्रभाव शरीर में जब बढ़ जाता है तो पित्त जनक रोग। तो रोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है मीन राशि के जलीय तत्व में। इतने सारे ये जो ग्रह बैठे हैं ये प्रॉब्लम दिखा रहे हैं किसी डिजीज़ की। सनातन धर्म की धुरी में रहें। ये एक ऐसी एडवाइस है कि कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर धर्म की धुरी में, इन द एक्सिस ऑफ राइटियसनेस ऑफ धर्मा, स्टे इन द एक्सिस ऑफ राइटियसनेस। सूर्य की उपासना ज़रूर करें, सूर्य अष्टकम का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप। नेशन की, एक राष्ट्र की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उठनी चाहिए। जब राष्ट्र की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उठती है तब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, हम अपने लिए तो जाप कर सकते हैं, मगर जब हमें राष्ट्र के लिए जाप करना हो तो सामूहिक जाप करना पड़ेगा। और जैसी स्थिति दिख रही है इसमें सामूहिक जाप, अगर लोग इकट्ठा हों, 30-40 लोग इकट्ठा हों और बैठ के कहें कि हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, बैठ के हम रुद्राष्टकम का जाप करेंगे, सामूहिक जाप जो है वह उस स्टेट की, उस सिटी का प्रारब्ध जो है उसको भी बदलने का पावर रखता है कि जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं उस जगह पर, उस जगह को प्रोटेक्ट करेगा। सिर्फ वो कुछ लोग जो सामूहिक पाठ करेंगे वो उसको रोक सकते हैं। पर मैंने फिर कहा, दृढ़ प्रारब्ध को रोकना नामुमकिन है, मगर आप अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध को रोक सकते हैं। अपनी बात तो सभी करते हैं, मगर समूह की बात, शहर, स्टेट लेवल पर, या हम कहें कि हम कवच पढ़ते हैं तो एक अपने लिए पढ़ते हैं, एक परिवार के लिए पढ़ते हैं और एक राष्ट्र के लिए पढ़ते हैं। ऐसा करिए, फिर चाहे वो नारायण कवच हो, चाहे वो दुर्गा कवच हो। मगर जिस भूमि ने आपको पैदा किया है उस भूमि का ऋण आप उऋण तो नहीं हो पाएंगे, मगर ये जाप ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी। मुझे लगता है आपने जो ये लास्ट वाली जो टिप दी है उसके बाद लोगों के ज्ञान चक्षु भी खुलें
और इन चीज़ों को वो फॉलो करें। हालांकि मुझे लगता है मुश्किल है, आपके आसपास एक ऑरा बना होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपने जो कहा है, जो बातें कही हैं, और ये तो आप कह ही चुकी हैं कि आगे आने वाले साल में वैराग्य की तरफ भी लोग बढ़ेंगे और ज्ञान भी लोगों का बढ़ेगा। ये आपने ड्यूरिंग पॉडकास्ट अपनी प्रेडिक्शंस में बताया है, तो फिर बस वही हो और वो ज्ञान चक्षु लोगों का खुले, यही मेरी कामना है। और व्यूअर्स को मैं यही शुभकामना देती हूँ। जैसे विशेष के साथ हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो अब यही गुड विशेस लोगों के साथ मेरी रहने वाली है। और बहुत शुक्रिया आपका, जो इतना टाइम आपने निकाला और इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को समझाया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।